हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस क्लास में प्रीवियस ईयर में जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसके EVS के क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हम लोगों ने 5 क्लासेस कर भी लिए। अगर आप लोगों ने वो वाली क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी लोग नोटबुक और पेन निकाल लीजिएगा, क्योंकि जो आपका EVS का पोर्शन होता है 30 नंबर का, उसमें से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपको नोटबुक और पेन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप लोग नोटबुक और पेन निकाल लीजिएगा, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा और आप अपनी तैयारी को जांचिए कि आप लोग 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और बाद में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सभी लोग नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करने के लिए उसको सॉल्व करते चलिएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनियों को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है लंगूर, सेकंड में लिखा हुआ है स्लॉथ, थर्ड में लिखा हुआ है कुत्ता और फोर्थ में लिखा हुआ है बाघ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। वह जानवर कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए क्या हो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर फोर्थ जिसने भी सिलेक्ट किया है उसका बिल्कुल सही हो रहेगा, बाघ। क्या होता है? बाघ। आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। पहला लिखा है चाय बनाना, दूसरा लिखा है तैरना, तीसरा लिखा है कंघी करना और चौथा लिखा हुआ है आटा गूंथना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी सिलेक्ट किया है उसका बिल्कुल सही हो रहेगा, कंघी करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो है 1 नंबर सभी को दिया गया था, क्योंकि जो इसके आंसर्स थे ये सही नहीं थे, इसके जो विकल्प थे ये सही नहीं थे, इसीलिए इसका 1 नंबर सभी को कॉमन दिया गया था। तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिनके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है पालक गुड़ आंवला, सेकंड में है पालक आंवला टमाटर, थर्ड में है गुड़ बंद गोभी और आंवला और फोर्थ में है पालक प्याज और टमाटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। इनमें से किस ऑप्शन में लौह तत्वों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया है उसका बिल्कुल सही है, पालक गुड़ आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है बूंद बूंद दरिया, मच्छरों की दावत, या उसी से ठंडा उसी से गर्म, या फिर चला काफिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया है उसका बिल्कुल सही है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय करती है, इस कार की औसत चाल क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। अब आप लोग देख ही सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नोटबुक और पेन की सहायता पड़ेगी। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, फिर इसका आंसर बताइए कि क्या निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए क्या निकल के आएगा। तो इसको सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। सारे के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर अपनी नोटबुक में लिखिए कि आपके कितने आंसर सही निकल रहे हैं और कितने आंसर गलत निकल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी सिलेक्ट किया है उसका बिल्कुल सही है। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर ये वाला आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हमारे देश के एक राज्य में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी हैं। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें सामान्यतः ढालू हैं। यह कौन सा राज्य हो सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइए, ये जो बात कही गई है ये बात किस राज्य के बारे में कही गई है? अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी के हमारे नोट्स परचेज कर रखे हैं तो आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमने एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ नोट्स में डाल दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, क्या निकल के आ जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं हमारे नोट्स को परचेस करना तो प्ले स्टोर पर जाइए, मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड करिए और नोट्स को परचेस कर लीजिए। मात्र 100 रुपये की कीमत पर आपको नोट्स वहाँ पर मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं और एक नोट से आपके कम से कम 20 नंबर और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। यानी टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो अगर आप लोग 5 सब्जेक्ट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 नंबर आपके ऐसे ही कन्फर्म हो जाएंगे। तो आप लोग नोट्स को ज़रूर परचेस करिए एक बार। और आप लोगों को पता ही है कि OBC SC ST के लिए कितना नंबर होता है? 82 नंबर होता है, और जबकि जनरल के लिए कितना नंबर होता है? 90 नंबर पे पासिंग होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। असम के बारे में यह बात कही गई है। वहाँ पे अधिक बारिश होती है तो वहाँ के लोग जो है अपने मकानों को बांस के खंभों पर लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। ऑप्शन नंबर सेकंड में है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर थर्ड में है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में है आंध्र प्रदेश, असम और तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपकी जो CTT का एग्ज़ाम होता है उसमें मैप से कम 3 से 4 नंबर हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोग मैप को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, या फिर अगर हो सके तो आप लोग एक मैप को जो है ख़रीद लीजिए और उसको अपने रूम के सामने, अपने बेड के सामने टांग लीजिए और सुबह शाम उसको एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा स्टेट किस स्टेट के पास में है और कौन से जो स्टेट हैं उनकी जो है तट जो है बंगाल की खाड़ी से लग रहा है या फिर जो अन्य महाद्वीप हैं उनके साथ में लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। आई होप सभी लोगों ने कर दिया होगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। यानी इसका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड में ग्राम सभा लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक जिसे टिन कहते हैं का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है वह भूमि जिससे किसान 1 टिन बीज प्राप्त कर सकता है। सेकंड में लिखा हुआ है वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। या फिर वह भूमि जिसकी बीमाएँ लंबाई गुणा चौड़ाई 50 मीटर गुणे 50 मीटर होती हैं। या फिर वह भूमि जो लगभग 1 हेक्टेयर के तुल्य होती है। क्वेश्चन नंबर 9 को सही से पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोगों ने हमारे नोट्स को परचेस कर रखा है तो आप लोग उनको देखते ही सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी लगाया है उसका 1 नंबर बनता है यहाँ पर। वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 4 कथन लिखे हैं, इनको पढ़िए फिर बताइए कि झूम खेती के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन लिखा हुआ है एक फसल कटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक आराम के लिए छोड़ देते हैं। दूसरा लिखा हुआ है खरपतवार आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं। तीसरे में लिखा हुआ है खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। और चौथे में लिखा हुआ है जब ज़मीन खेत के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई से जोता जाता है। इनमें से सत्य कथन को छांटिए, फिर इसका आंसर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए क्या निकल के आ जाएगा। ये सारे के सारे जो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस करे हैं, अगर आप लोगों ने हमारे नोट्स को परचेस किया है तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे नोट्स से कितने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सेम देखने को मिल रहे हैं। और जो हमारे नोट्स को परचेस करना चाहता है वो प्ले स्टोर पर जाकर मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसका ए और सी वाला सही है और डी वाला इसलिए गलत है क्योंकि जब यह ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो इसे गहराई से नहीं जोता जाता है, इसे हल्के से जोता जाता है, फिर इसमें बीज डाल दिए जाते हैं। सेकंड वाला इसलिए गलत है क्योंकि इसके जो खरपतवार होता है उसको उखाड़ा नहीं जाता है, खेत में ही जला दिया जाता है ऐसे ही। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्षों से कांसे की बनी बहुत सी वस्तुओं जैसे बर्तन, मूर्तियों आदि का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनिए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है आयरन और सिल्वर आदि की भांति कांसा भी एक तत्व है। दूसरे में लिखा हुआ है कांसा एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। तीसरे में लिखा हुआ है कांसा तांबा और जिंक का मिश्रण है। और चौथे में लिखा हुआ है कांसा तांबा और टीन का मिश्रण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सही से पढ़िए, फिर इसका आंसर बताइए क्या निकल के आ जाएगा। ध्यान से पढ़ेंगे आंसर पता चल जाएगा। सभी को पता है कांसा जो होता है वह कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, तांबे और टीन का मिश्रण होता है कांसा। तो इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसी ट्रेन के मार्ग में समय सारणी का अध्ययन कीजिए। अब यहाँ पर समय सारणी बनी हुई है, आप लोग उसको देख सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है उपरोक्त टेबल के आधार पर इन दो स्टेशनों अर्थात गांधीधाम और सूरत के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करिए अपनी नोटबुक में, फिर इसका आंसर निकाल के बताइए कि गांधीधाम और सूरत के बीच की औसत चाल क्या निकल कर आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करिए, फिर इसका आंसर बताइए। अगर आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। राइट साइड में सबसे ऊपर 3 डॉट्स दिखाई देने होंगे, उस पर जाइए, फिर आप लोग अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग इधर साइड वाला भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाला। चलिए इसको सॉल्व करके फिर इसका आंसर निकाल के बताइए कि कितना निकल कर आ जाएगा। आप लोग नोटबुक में इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। कितना आ जाएगा 53 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम है। चलिए बताइए जो कन्नौज शहर है वह किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, गुजरात में है या फिर महाराष्ट्र में है। कई सारे लोग कन्नौज से ही देख रहे होंगे तो उनको तो पता ही है कि कन्नौज किस राज्य में है, और कई सारे लोग कन्नौज के पड़ोसी ज़िले से होंगे, उनको भी पता है कि कन्नौज किस राज्य में है। तो जिसको नहीं पता है उसको बताना चाहूँगा कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दी गई सारणी में दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों का अध्ययन कीजिए। अब यहाँ पर एक सारणी दी गई है, इसमें आपको दिल्ली में पेट्रोल और डीजल का अध्ययन करना है, फिर बताना है एक वर्ष में डीजल और पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि की दर क्रमशः क्या निकल कर आ जाएगी। थोड़ा सा जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए। चलिए इसको सॉल्व करिए, फिर बताइए कि इसका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे तेल लिखा हुआ है, यहाँ पर तेल लिखा हुआ है, यहाँ पे 2020 में 1 लीटर का मूल्य लिखा हुआ है, यहाँ पर 2021 में 1 लीटर का मूल्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिए, फिर बताइए एक वर्ष में डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि की दर क्रमशः क्या है। अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करके इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कितना निकल के आया है।
तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही है, 12% और 11%। यानी डीजल का जो मूल्य है वह 1 साल में 12% बढ़ा हुआ है और पेट्रोल का जो मूल्य है वह 1 साल में 11% बढ़ा हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कौन सा वह समूह है जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? चलिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है दिवाली, होली, महाशिवरात्रि। सेकंड में लिखा हुआ है दिवाली, होली, रक्षाबंधन। थर्ड में लिखा हुआ है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। और फोर्थ में लिखा हुआ है होली, गुरु नानक जन्म दिवस और मकर संक्रांति। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। वह कौन सा त्यौहार है जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? क्या हो रहेगा? होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस। यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है जिससे विद्यार्थियों में सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा ना बन पाए। आपके अनुसार पाठ्य पुस्तकों की कौन सी विशेषताएं इसके लिए सबसे उपयुक्त हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है प्रत्ययों का विस्तार किया जाता है जिससे स्पष्टीकरण हो सके तथा गलत प्रत्यय ना बन सके। सेकंड में लिखा हुआ है महत्वपूर्ण प्रत्ययों की परिभाषा पाठ्यपुस्तकों में दी जाती है। थर्ड में लिखा हुआ है ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ न आए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। और फोर्थ में लिखा हुआ है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही रहेगा। ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के बच्चे या विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं तो उसे उसकी अगली कक्षा में उसे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है यह सस्ता है। सेकंड में लिखा हुआ है इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। और फोर्थ में लिखा हुआ है यह आसानी से उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर? आंसर नंबर 3 यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। जहाँ पर भी विद्यार्थियों को अवसर मिल रहा हो कुछ भी सीखने का, वो ऑप्शन हमेशा सही होता है अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो। अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो निगेटिव ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ में पॉजिटिव आंसर, निगेटिव क्वेश्चन के साथ में निगेटिव आंसर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वर्गीकरण, सेकंड है संप्रेषण, थर्ड है प्रयोग करना और फोर्थ है अनुमान लगाना। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर हो रहेगा अनुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है, इस प्रकार के स्थापन का कारण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधे एवं पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने। सेकंड में लिखा हुआ है पेड़ पौधों एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता का विकास करना। थर्ड में लिखा हुआ है उन रूढ़बद्ध धारणाओं को तोड़ना जिनके अनुसार पेड़ पौधे एवं पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 19 को सही से पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। तो आप लोगों को इसका आंसर नंबर 4 सही लग रहा होगा, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड है, जो सीटीईटी की ऑफिशियल आंसर की आई थी, उसमें इसका आंसर नंबर फर्स्ट सही माना गया था। तो हम लोग भी इसका आंसर नंबर फर्स्ट सही लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है वे ऐसे कौशल अर्जित कर सकें
जिनसे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप करें। सेकंड में लिखा हुआ है उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधित प्रत्यय अर्जित करें। थर्ड में लिखा हुआ है विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना है। और फोर्थ में लिखा हुआ है परंपरागत विषयों के परे विद्यार्थी की रुचि का विकास करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को सही से पढ़ें, फिर इसका आंसर दीजिए। सही से पढ़िए, फिर इसका आंसर बताइए क्या निकल के आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने तक इसका आंसर निकाल लिया। क्या हो जाएगा आंसर नंबर 3, विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन के साथ जोड़ना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा 1 तथा 2 में ईवीएस के लिए कोई निश्चित पाठ्य पुस्तक नहीं है। निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए स्कूल के बस्तों को भारी बना देती हैं। सेकंड में है कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी ईवीएस को सरलता से नहीं समझ सकते। थर्ड में है ईवीएस को भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत किया गया है। और फोर्थ में है कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थी ईवीएस जैसे एक अतिरिक्त विषय का बोझ नहीं डाला जा सकता। चलिए बताइए। ये क्वेश्चन सीटीटी के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो कक्षा 1 और 2 की किताबें हैं उनमें ईवीएस की बुक को इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि जो ईवीएस के टॉपिक थे वह भाषा और गणित के माध्यम से उसी में पढ़ा दिए जाते हैं। यानी जो भाषा और गणित की बुक है उसी में ईवीएस के टॉपिक को रख दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों को पौधे एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना। सेकंड में लिखा हुआ है वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना। थर्ड में लिखा हुआ है वनों के संरक्षण पर नाटक करना। और फोर्थ में लिखा हुआ है एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, ए, सी और डी इसके आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करते हेतु निम्न में से कौन सी पद्धति सही है। पहला लिखा हुआ है मानकीकृत टेस्ट जो राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त हों। दूसरा लिखा हुआ है शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो शिक्षक की अपनी शिक्षण के अनुकूल हों। तीसरा लिखा हुआ है परीक्षा विभागों द्वारा विकसित किए हुए सर्वसामान्य टेस्ट। और चौथा लिखा हुआ है शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो उसके विद्यार्थी उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हों। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। तो आई होप आप लोगों ने तक कर लिया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 4 बिल्कुल सही है हो जाएगा। जिसने भी इसका आंसर नंबर 4 लगाया है उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है घर पर किए गए क्रियाकलाप। सेकंड है शिक्षक द्वारा क्रियाकलापों का स्पष्टीकरण। थर्ड है कक्षा में आपसी विचार विमर्श। और फोर्थ है ईवीएस की कॉपी में रिकॉर्ड बनाए रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखते ही टिक कर देने हैं, तभी आप लोग सीटीटी की परीक्षा में सही से कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग इसमें भी टाइम लगाएंगे तो आप लोगों के पास फिर टाइम बचेगा नहीं मैथ वगैरह को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही टिक करना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, आपस में विचार विमर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाणिक सीखने की
क्षमता का आकलन करने के लिए होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तिमाही टेस्ट, सेकंड है दत्त कार्य की नोटबुक, यहाँ पे सेकंड है, और थर्ड है पोर्टफोलियो, फोर्थ है कक्षा में व्यवहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूने को पहचानना। दूसरे में लिखा हुआ है विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा सिर पर धारण करने वाले पहनावे पर चर्चा करना। थर्ड में लिखा हुआ है संदर्भ पुस्तकों से विभिन्न प्रकार के बर्तनों के विषय में अनुदेशन। और फोर्थ में लिखा हुआ है खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार के औजारों की आकृति चित्रों को विद्यार्थियों के साथ साझा करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। सही से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर बताइए क्या निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा? किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना। तो उसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हुए तथा पाँचवीं कक्षा में परिवार परगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठचर्या का उपागम है। चलिए क्वेश्चन को सही से पढ़िए तभी समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27। काफ़ी सारे लोगों ने इसका आंसर गलत ही किया था, जिसका तुक्का लग गया था उसका सही हुआ, बाकी सबका जो है गलत ही इसका आंसर हुआ था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही था। CTET के अनुसार स्थानीय व स्थानीय से वैश्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है अनुदेशन विशिष्ट उद्देश्य, सेकंड में लिखा हुआ है छात्रों की पर्यावरण सजगता, थर्ड में लिखा हुआ है प्रमुख धारणाएं एवं प्रक्रिया कौशल, और फोर्थ में लिखा हुआ है सामान्य उद्देश्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर नंबर 4 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही है, A, C और D। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्यापन के लिए सबसे उचित होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है श्रवण पाठ्य पुस्तक तैयार की जाए, सेकंड में लिखा हुआ है स्पर्श वस्तुओं या बड़े अक्षर के विषय वस्तु का उपयोग किया जाए, थर्ड में लिखा हुआ है अवधारणाओं की सरल चित्रों तथा मूर्त ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या की जाए, फोर्थ में लिखा हुआ है जहाँ तक संभव हो पाठ्य पुस्तक को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी लगाया है उसका बिल्कुल सही है, A, B और D। सी वाला इसलिए गलत है क्योंकि किसी के लिए हम लोग सरल नहीं करते हैं। अगर बच्चे को सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको सरल कर देंगे, तो सरल नहीं करेंगे, बाकी हम उसके लिए अन्य तरीके ढूंढेंगे कि किस तरीके से बच्चे को दिखाई देगा और बाकी क्या क्या हम कर सकते हैं बच्चे के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण कराना चाहता है। इनमें से कौन सी जगह उचित रहेगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है जल संचयन यंत्र, बी में लिखा हुआ है जोहड़, सी में लिखा हुआ है बावड़ी और डी में लिखा हुआ है खेजड़ी। चलिए जल के विषय को पढ़ाने के लिए कौन सी जगह उचित रहेगी यह आप लोगों को बताना है।
जल विषय पढ़ाने के लिए कौन सी जगह उचित रहेगी? तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो रहेगा, ए, बी और सी। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। अब आप लोगों को बताना है कि आपके 30 जो क्वेश्चन थे उनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जिसने भी हमारे पेड नोट्स परचेस कर रखे हैं उसने देख लिया होगा कि आपके CTET के एग्ज़ाम में हमारे पेड नोट्स से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो जिसको भी अगर हमारे पेड नोट्स चाहिए वो लोग मास्टर्स अड्डा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। वहाँ पे आप लोगों को कुछ इस प्रकार का लोगो देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोगों को डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का लोगो देखने को मिलेगा, उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। लॉगिन करके पेड नोट्स वाले सेक्शन में जाइए और नोट्स को परचेस कर लीजिए। बहुत ही अच्छे नोट्स NCERT का पूरा निचोड़ उसमें दिया गया है। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करिए मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप। और इस क्लास की अगर PDF आप लोगों को चाहिए तो वो भी आपको वहीं पर मिलेगी। जितने भी यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं उनकी PDF मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप पर दी जाती है। तो जल्दी से जाइए मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड करिए। अब आप लोगों के पास में समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, इतना समय नहीं है कि आप लोग नोट्स बनाएं फिर पढ़ाई करें। तो आप लोग हमारे बने बनाए नोट्स को परचेस करिए, उनसे पढ़ाई करिए, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। और इस क्लास की जो आंसर की है वो भी उसी में दी जाएगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जहाँ पर आप लोगों को स्टार दिखाई देगा इसका मतलब ये है कि वो नंबर सभी को कॉमन दिया गया था, उसके आंसर जो थे वो सारे के सारे आंसर गलत थे। तो सभी लोग जाइए प्ले स्टोर पर डाउनलोड करिए मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।